जिस एरिया में मेरा बर्थ हुआ, हमारा फैमिली का पूरा बैकग्राउंड जिस एरिया से है वो पूरा खार एरिया, जवाहर नगर एरिया, गोलीबार जवाहर नगर एरिया, ये पूरा स्लम डोमिनेटेड एरिया है। 95% जो एरिया है आज अभी भी वहाँ पे 90% एरिया स्लम में है। और स्लम में होने की वजह से एक एजुकेशनल एटमॉस्फेयर जो स्टूडेंट को रहना चाहिए, मिलना चाहिए, वो एजुकेशनल एटमॉस्फेयर आज भी वहाँ पे फ़िलहाल नहीं है। एक हाइजीनिक लाइफ होता है, वो हाइजीनिक लाइफ नहीं है। हाइजीनिक लाइफ मीन्स व्हाट, कि एक मिनिमम प्रायोरिटी रहता है, एक मिनिमम हर एक घर में एक प्राइमरी ये चाहिए कि एक सेल्फ कंटेंट रूम हर एक को चाहिए। कि बाबा आज भी लोगों को वहाँ पे बाहर शौचालय में जाना पड़ रहा है, या आज भी वहाँ पे एक प्राइमरी लाइब्रेरी होना चाहिए। जो स्टूडेंट जिसको एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करनी है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उसके लिए एक प्राइवेसी जो चाहिए वो प्राइवेसी वहाँ पे आज भी नहीं है। वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट ऑफ आरटीटी। आज हमारे साथ हैं रुपेश सर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नए नॉलेज के साथ, नई चीज़ों के साथ। सर जय हिंद सर, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मजे में। ठीक है सर, सबसे पहले आपके बारे में स्टार्ट करते हैं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई। आप जहाँ पे हम अभी बैठे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, आपने इसके कहाँ से आपने एजुकेशन की, आपने कैसे क्या किया, चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रुपेश मालूसरे है, बॉर्न एंड बॉटम मुंबई से, और खार में मेरा पूरा बचपना गया। मेरे डैडी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में सर्विस में थे। ही वॉज अ क्लास 4 एम्प्लॉई, और हम 3 भाई और 1 बहन, ऐसे 4 जन थे। तो डैडी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में होने की वजह से एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है वो उन्हें अच्छी तरह से पता था। शुरुआत के पीरियड में हमें महात्मा गांधी विद्या मंदिर जो बांद्रा ईस्ट में गवर्नमेंट कॉलोनी में स्कूल है जी, वहाँ पे हम तीनों भाई ने एजुकेशन स्टार्ट किया। और एजुकेशन स्टार्ट करते वक्त एक हमारे दिमाग में हर वक्त बात रहती थी कि हमारे जो पिताजी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में है, और वो हमें हर वक्त बताते थे कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। और वही बात दिमाग में रखते हुए हम हमारी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो हमने स्टार्ट की। महात्मा गांधी विद्या मंदिर में एसएससी तक पढ़ाई होने के बाद में मैं अनुयोग जूनियर कॉलेज जो खार ईस्ट में है, वहाँ पे मैंने FYJC मेरा वहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट किया। और वहाँ पे एजुकेशन होते वक्त HSC में 7 दिसंबर 99 में मेरे डैडी गुज़र गए। तो जो मेरी फैमिली है पूरी कोलैप्स हो गई, डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि हमारे घर में मेरी मम्मी हाउसवाइफ और हम तीनों भाई पढ़ाई कर रहे थे। मेरी बहन की शादी हुई थी। एक जिम्मेदारी जो है वो अचानक से मेरे पे आ गई, एक बड़ा लड़का होने के नाते। और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में कंपैशन ग्राउंड पे मुझे लेटर आया अपॉइंटमेंट के लिए, और तब मैं HSC भी कंप्लीट नहीं था। लेकिन मेरे डैडी ने मुझे बताया था कि बेटा तू इंग्लिश और मराठी टाइपिंग करके रखना, क्योंकि आगे अगर बैंकिंग सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में जाना है तो टाइपिंग ये एजुकेशन मस्ट है। तो मैंने वो इंग्लिश और मराठी टाइपिंग करके रखा था, और उस वजह से थोड़ा यूज़फुल हुआ। और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में इनिशियल स्टेज में जनवरी 2000 में मुझे एज अ क्लेरिकल करके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब मिला। अच्छा, अभी जॉब मिलने के बाद में सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने वो घर को संभालना, दोनों भाई है उनका एजुकेशन कंटिन्यू रखना, क्योंकि एजुकेशन अगर डिसकंटिन्यू होता है तो कहीं ना कहीं पे उनका जो करियर है वो भी कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने वही फोकस किया कि ठीक है, मेरा एजुकेशन HSC तक हुआ है, लेकिन कम से कम मेरे भाई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाए, इसलिए मैंने कोशिश की। और मेरा एजुकेशन छूट गया वहाँ पे। मेरा एजुकेशन छूटने के बाद में मैंने पूरा फोकस सर्विस पे किया। सर्विस में फोकस करते टाइम मैंने एक देखा कि जो सैलरी है ईयर 2000 में
वो शुरुआत के काल में मैं 4 साल एज ए टेम्पररी क्लर्क करके था, तो 1800 कुछ सैलरी थी, और 1800 में घर संभालना, दोनों भाइयों का पढ़ाई और बाकी सब चीज़ें, हेल्थ इश्यूज़ है घर पे, सब बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई पार्ट टाइम जॉब भी हम करेंगे। तो मेरे एक दोस्त के रेफरेंस से वीटी स्टेशन में माता रमाबाई अम्बेडकर पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर है श्री राजा बिडकर, उनको एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए था, और मेरा टाइपिंग होने की वजह से उन्होंने मुझे पूछा कि तुम करोगे क्या, तो मैंने यस किया। तभी मेरा पोस्टिंग था हेड ऑफिस में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के चर्च गेट में। तो मैं 10:20 to 6 PM तक यूनिवर्सिटी में काम करता था, और 6:30 PM टू रात को 1 बजे तक मैं वहाँ पे पार्ट टाइम माता रमाबाई अम्बेडकर पुलिस चौकी की जो बीट है नरीमन पॉइंट में, जो हुतात्मा चौक है वहाँ पे उनकी बीट है, वो हुतात्मा चौक में मैं पार्ट टाइम डेटा एंट्री करके वहाँ पे काम करता था। तो जो फिनेंशियल पोजीशन था वो आस्ते आस्ते बैलेंस होने लगा। आगे की सोच ये थी कि पहला तो मेरे दिमाग में था भाई, दोनों भाइयों को कम से कम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक उनका एजुकेशन हो, लेकिन बाद में जैसे जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एटमॉस्फेयर में मैं पला बढ़ा, तो मुझे पता चला कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ये तो मिनिमम डिग्री है, उसके आगे कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है। कोर्स, क्योंकि ग्रेजुएशन ये ऐसा डिग्री है, जैसे मैं मजाक में बोलता हूँ कि विले पार्ले है, विले पार्ले में जो पार्ले जी का एक बिस्किट का कंपनी है, वहाँ पे जैसे पार्ले जी के जो बिस्किट के बॉक्सेस बाहर आते हैं, वैसे ग्रेजुएट्स लोग आज कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हैं। राइट सर। लेकिन आगे उसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, वो उनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ये हमारे प्रोफेसर्स भी हमें बताते हैं कि आपको लग रहा है कि आप निकल रहे हो डिग्री करके, इंडिया में आप जैसे लाखों लोग निकल रहे हैं डिग्री करके आपके साथ, तो आप ऐसा कोई हुनर लेके चलो कि आप उनसे अलग दिखोगे। करेक्ट है। तो हमारा मानना ऐसा है कि लास्ट 22 ईयर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में सर्विस कर रहा हूँ, और 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सिर्फ डिग्री लाइफ में इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। आपको आपकी जो एडिशनल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़रूरी है करनी, और एडिशनल एक्टिविटीज़ में हर एक फिल्म में भी दिखाते हैं कि आपको जो करना है लाइफ में वही आपको करना है, भले उसमें आपको सक्सेस मिले या फेल्यूर मिले, डजेंट मैटर, लेकिन आपको कम से कम वो तसल्ली रहेगी कि मेरे लाइफ में मैंने जो मैंने चाहा वो मैंने किया। तो उसमें वो सक्सेस और फेल्यूर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो हम जब स्टूडेंट्स से बात करते, जब स्टूडेंट्स को अप्रोच करते, तो एक ही बात मैं बोलता हूँ उनको कि आप में जो टैलेंट है, आप में जो करने की हुनर है, एक्टिविटी जिसमें आप एक्सपर्ट हो, उसमें आप आपका प्रोफेशन आगे बढ़ाओ। शुरुआत के काल में मैं मेरे दोनों भाइयों के ऊपर थोड़ा कहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में था, फिर भी प्रोफेशनल जो डिग्रीज है उसके बारे में हमें कम नॉलेज था। मेरा भाई हरेश जो अभी कंपनी सेक्रेटरी है और लॉ उसने किया है कंप्लीट, तो उसको एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट CA करना था जी। लेकिन उस वक्त हमें CA के बारे में किसी ने राइट नॉलेज नहीं दिया। एक हमारी मैडम थी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, उसका लड़का कंपनी सेक्रेटरी कर रहा था, मैं उनके साथ में काम कर रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि कंपनी सेक्रेटरी ये एजुकेशन अच्छा है, तो मैंने मेरे भाई को बताया कि CS अच्छा है, उस पर थोड़ा रिसर्च करना और देखना, अगर वो पॉसिबल है तो वो हम फील्ड लेके आगे जाएंगे। तो उसने उस पर रिसर्च किया, उसने यहाँ पे 18 घंटा स्टडी किया और कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट भी किया। उसके बाद मैं लॉ किया, MCOM किया, बहुत सारे एजुकेशन एक्वायर किए। लेकिन अगर उस वक्त हमें कोई बताता था कि आप MPSC एग्ज़ाम दे दो या UPSC एग्ज़ाम दे दो, तो शायद मेरे ख्याल से मेरा आज भाई UPSC एग्ज़ाम अपेयर करके क्वालिफाई होता था 101%। ठीक है सर। आपने कॉलेज के बाद क्या किया? मैंने बताया कि शुरुआत के काल में जब मैं स्कूल में था, तो शुरुआत से ही एक
हार्ड वर्किंग नेचर और एक अप्रोच, हार्ड वर्किंग अप्रोच मेरा शुरुआत से ही था। उस वक्त का एक मेरा किस्सा बताऊंगा कि तभी जो हर एक घर में जो टेलीविज़न था वो ऐसा ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न रहता था बहुत, मतलब मैं 97-98 की बात कर रहा हूँ। कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग के घर में कलर टेलीविज़न में देखता था, तो मुझे उसका अट्रैक्शन था कि अरे कलर टेलीविज़न के ऊपर फिल्म देखना या कोई एपिसोड देखना। तो मुझे ऐसा लगता था कि कलर टेलीविज़न अपने घर पे भी होना चाहिए। और तभी मैं बांद्रा वेस्ट स्टेशन में पेपर लाइन डालता था, रेक्लेमेशन, लीलावती हॉस्पिटल, माउंट मेरी रोड, यहाँ पे मैं पेपर लाइन डालता था। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप बोलो डैडी को कि कलर टेलीविज़न अपने घर पे भी लाने के लिए। तो मम्मी बोली कि तुम्हें पता है कि कितना अभी पोजीशन टाइट होता है अपना, ये सब खर्चा घर गृहस्थी का चलते रहता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर देखते कैसा करने का आगे। तो मुझे पेपर लाइन का तभी 250 रुपीज़ सैलरी था। सर कब की बात है ये 96-97 की बात है। तब एट द एज ऑफ 15 में पेपर लाइन बांद्रा वेस्ट स्टेशन के बाहर ही एग्जैक्टली सुबह 5 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचते थे। तो पेपर लाइन करते करते 250 रुपीज़ में तो पॉसिबल नहीं था टेलीविज़न लेना। तो तभी एक कॉन्सेप्ट आया था, अभी भी वो कॉन्सेप्ट है मतलब, लेकिन तभी वो ज़ोरों से था। जो पैम्पलेट बोलते हैं हम, एडवर्टाइज करते हैं, बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, वो एक पैम्पलेट बनाते थे और पैम्पलेट वो न्यूज़पेपर में इंसर्ट करते थे। तो तभी डोमिनोज पिज़्ज़ा जो उसका नया ही आउटलेट खुला था लिंक रोड पे। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा के एक जो वहाँ के लिंक रोड के जो आउटलेट के ओनर है, उन्होंने अप्रोच किया और मुझे बोला कि हमारा डोमिनोज पिज़्ज़ा का अभी नया ब्रांच यहाँ पे ओपन हुआ है, तो हमें वाइड पब्लिसिटी करना है उसका। तो ये जो पैम्पलेट्स है वो हमारे हर हफ्ते में आएंगे और हर महीने मिनिमम 4-4 टाइम्स वो न्यूज़पेपर में हमें इंसर्ट करने हैं। तो उसका क्वांटिटी 20,000-25,000 पैम्पलेट्स वो न्यूज़पेपर में इंसर्ट करने पड़ते थे। तो वो काम मुझे और मेरा एक फ्रेंड है उमेश, हम दोनों को वो काम मिला। और वो काम मिलने के बाद में जो हमारा इनकम सोर्स है वो 4 गुना हुआ। मीन्स 250 रुपीज़ मिला था, तो मुझे महीने में सिर्फ पैम्पलेट से ही 1000 या 1200 इतना मिलता था। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मैं वो टेलीविज़न मुझे लाना है घर पे और मैंने लाया तो चलेगा क्या? तो मम्मी ने डैडी से परमिशन लेके मुझे बोला कि चलेगा। तो मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो घर पे हमने चीज़ लाई वो कलर टेलीविज़न था और वो मैंने मेरे इनकम से लाया, पेपर लाइन की इनकम से। वीडियोकॉन का टेलीविज़न था, मुझे आज भी याद है। वो हमने 2000 रुपीज़ डाउन पेमेंट किया था और 500 रुपीज़ का मैंने इंस्टॉलमेंट हर एक महीने का रखा था। ऐसा करके वो मैंने कलर टेलीविज़न, फर्स्ट कलर टेलीविज़न मैंने 98 में मैंने घर पे लाया मैंने तभी। मतलब आपकी स्टोरी से समझ में आता है कि आप बचपन से ही ना एक खूबी वाला होता है ना इंसान की, उसे हर चीज़ करनी है, उसे जॉब छोड़ के एक ऐसी चीज़ छोड़ के उसे अपना खुद का करना है कुछ। तो अभी आप क्या हो? आप बीजेपी में हो, आप यूनिवर्सिटी में, तो आप बीजेपी में क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल बीजेपी में बांद्रा ईस्ट जो असेंबली है वहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी करके काम कर रहा हूँ। अभी अपकमिंग जो लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं उस पर एक निवडणूक प्रमुख करके जिम्मेदारी मुझे दी है और एक विस्तारक करके, मींस बांद्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आपको संगठन बढ़ाना है, उस पार्टी का विस्तार करना है, उस पार्टी के जो विचार है वो लोगों तक पहुंचाने हैं, एक संगठन प्रबल और मजबूत करना है। इसलिए मुझे ये कलीना विधानसभा है वो कलीना विधानसभा का विस्तार करके भी जिम्मेदारी है। तो ये ऐसी 2-3 जिम्मेदारी फ़िलहाल है मेरे पे। पार्टी का काम करते वक्त बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आ रहा है अच्छा और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। जब हमने आपके बारे में सर्च किया तो हमें पता लगा कि आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत खड़े होते हो। आपने जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है आप उन्हें सॉल्व करते हो। तो हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है।
अगर कोई वुमेंस का फाउंडेशन खोल रहा है जो मदर्स के लिए होता है, तो उसके पीछे भी उसके लिए कुछ कारण होता होगा कि उसने लाइफ में कभी वो प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, मतलब फेस की होगी, या फिर कुछ तो हुआ होगा। तो आपने क्यों यही फील्ड चुना कि आपको स्टूडेंट्स की हेल्प करना है? देखो, हम जिस एरिया में मेरा बर्थ हुआ, हमारा फैमिली का पूरा बैकग्राउंड जिस एरिया से है, वो पूरा खार एरिया, जवाहर नगर एरिया, गोलीबार जवाहर नगर एरिया, ये पूरा स्लम डोमिनेटेड एरिया है। 95% जो एरिया है आज अभी भी वहाँ पे 90% एरिया स्लम में है। और स्लम में होने की वजह से एक एजुकेशनल एटमॉस्फेयर जो स्टूडेंट को रहना चाहिए, मिलना चाहिए, वो एजुकेशनल एटमॉस्फेयर आज भी वहाँ पे फ़िलहाल नहीं है। एक हाइजीनिक लाइफ होता है, वो हाइजीनिक लाइफ नहीं है। हाइजीनिक लाइफ मीन्स व्हाट, कि एक मिनिमम प्रायोरिटी रहता है, एक मिनिमम हर एक घर में एक प्राइमरी ये चाहिए कि एक सेल्फ कंटेंट रूम हर एक को चाहिए। कि बाबा आज भी लोगों को वहाँ पे बाहर शौचालय में जाना पड़ रहा है, या आज भी वहाँ पे एक प्राइमरी लाइब्रेरी होना चाहिए जो स्टूडेंट जिसको एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करनी है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उसके लिए एक प्राइवेसी जो चाहिए, वो प्राइवेसी वहाँ पे आज भी नहीं है। तो जब मैं वो एरिया देखता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत मूलभूत सुविधा है, वो तो मिलनी ही चाहिए, बहुत नेसेसरी भी है। क्योंकि जिस बच्चे को आगे बढ़ना है, अगर उसको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, उसको वो प्रायोरिटीज़ नहीं मिलेगी, उसको वो चीज़ें नहीं मिलेगी, तो आगे नहीं बढ़ सकता। और उस वजह से अगर उसका एजुकेशन स्ट्रक होता है तो फिर उसके ज़िम्मेदार मुझे ऐसा लगता है कि जो रूल कर रहे हैं वो भी है। तो ये जो सिस्टम है उसमें बदलाव थोड़ा आना ज़रूरी है, और वो सिस्टम को बदलने के लिए जितनी कोशिश करने पड़े उतनी कोशिश करते रहेंगे। ठीक है। जैसे हम अभी पॉडकास्ट करते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लोग स्टूडेंट समझ के नहीं बात कर पाते हैं। आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा जब आप स्टूडेंट्स की हेल्प करते हो? तो शुरुआत के काल में जब हमने ऑब्जर्वेशन किया तो देखा कि मुंबई में तो उतना ठीक है, मुंबई में थोड़ा एजुकेशनल का अवेयरनेस है, जी। एक सिस्टम लगा हुआ है, और बहुत सारे मतलब व्हीकल्स भी अवेलेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। जब हम थोड़ा गांव खेड़े में गए तो हमारा एक संस्था है, समर्थ सामाजिक शैक्षणिक प्रतिष्ठान, जो हमने 2006 में स्टार्ट किया। और हमें जब विदर्भ में या मराठवाड़ा में जब हम प्रवास करते थे किसी भी काम से, तो मुझे वहाँ पे दिखता था कि आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पे एजुकेशन नहीं ले पा रहे, या उसमें उतना अवेयरनेस नहीं है। या 2005-2006 की मैं बात कर रहा हूँ, तभी तो वहाँ पे जो कंप्यूटर का ये है एजुकेशन है, वो भी बहुत सारा एजुकेशन वहाँ पे मिल नहीं रहा था। तो हमने समर्थ सामाजिक प्रतिष्ठान से एक चीज़ स्टार्ट की कि हमें जितना हो सके उतना काम वहाँ पे करना है। जब स्टार्ट किया तब थोड़ा स्लो स्टार्ट था। आफ्टर 2014 जब मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी की सरकार में एक बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने चीज़ शुरू की, प्रधानमंत्री कौशल योजना PMKY। और उसमें क्या हुआ, प्रधानमंत्री कौशल योजना में से उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो उस योजना से सिखाना चालू किया, प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। हाँ, और उसमें संगणक का भी प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। तो हमने विदर्भ में औरंगाबाद, वर्धा, अकोला, जालना, इस डिस्ट्रिक्ट में हमने वो एजुकेशन देना चालू किया। और आपको मैं कहूँगा कि समर्थ सामाजिक और शैक्षणिक प्रतिष्ठान से आज तक हमने 3600 तक स्टूडेंट्स को वहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन दिया है। उनको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन भी है, और उनको उस पीरियड में वो एजुकेशन लेते उसके लिए जो स्टाइपेंड है वो भी हमने PMKY से उनको अवेलेबल करके दिए है। ठीक है। सर, अगर हम पॉलिटिक्स की बात में करें तो आप पॉलिटिक्स में भी हो, तो आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या बात करना चाहेंगे? पॉलिटिक्स ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं,
बहुत सारे चैलेंजेस भी आती, जैसे आपने पूछा एक क्वेश्चन, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है बहुत सारी चीज़ें करनी है हमें, लेकिन फिनेंशियल कंडीशन ना होने की वजह से वो चीज़ें हम कर नहीं पाते, या एक पावर चाहिए रहता है एक काम करने के लिए, वो अगर पावर नहीं रहेगा तो वो काम हम नहीं कर पाते। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पॉलिटिक्स ये ऐसा एक ज़रिया है जो सोशल एक्टिविटी करने के लिए, वो ज़रिया आप बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटी करनी है, लेकिन जो चैलेंजेस है उसके ऊपर भी आपको मात करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक नौजवान ने इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, और आज देश को ज़रूरत है कि हर एक यूथ पॉलिटिक्स को कनेक्ट करे। एक उसमें मैं ज़रूर कहूँगा, जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिक्स के बारे में, जब हमने शुरुआत की पॉलिटिक्स में, तो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊँगा कैमरा में, लेकिन उन्होंने मुझे 4 बातें बताई। वो 4 बातें आप हर एक लोगों तक पहुँचाओ, ऐसा मैं आपको ज़रूर कहूँगा। जब हम पॉलिटिक्स, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब हम स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में आपको लोग इग्नोर करेंगे जी। आपको लोग इग्नोर करेंगे और आपको ज़्यादा रिस्पांस नहीं देंगे। तो उस फेज़ पे आपको आपका काम चालू रखना है। पॉलिटिक्स ये एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना है। आप नसीब के ऊपर नहीं चल सकते कि मेरे नसीब में रहेगा तो मुझे मिलेगा, बिल्कुल नहीं। इसका सक्सेस एक ही है, हार्ड वर्क और हार्ड वर्क, बाकी कुछ नहीं है। तो आपको मेहनत ही करना है और कंसिस्टेंटली मेहनत करना है। तो पहला आपको लोग इग्नोर करेंगे, उस फेज़ में आपको काम आपका चालू रखना है, छोटा छोटा काम करना है। जैसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट जो यंत्रणा है, सरकारी यंत्रणा, उसमें बीएमसी आई, एसआरए आई, म्हाडा आई, मंत्रालय में कुछ काम है, तो उसका जो नॉलेज है वो नॉलेज लेके लोगों तक पहुंचाना है। लोगों के छोटे छोटे काम करने, उनका स्कूल का इशू रहेगा, एडमिशन का, या उनका फीस का इशू रहेगा, कॉलेज का इशू रहेगा, यूनिवर्सिटी का इशू रहेगा, वो हर एक इशू सुन के उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो वर्कआउट करना है। तो एक एक आदमी को आप जोड़ते जाएंगे। पहला तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसा वैसा उनको पता चलेगा कि इसका प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है। तो प्रभाव बढ़ने के बाद में लोग आपको, आपका एक अपमान या आपका इंसल्ट करना सोचेंगे कि क्या कर रहा है तू, चल तेरे बस की बात नहीं है, मरमेडिंग करेंगे आपको। तो वो जब चालू होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ करने देखेंगे, आपका जो अंडर एस्टिमेट करने देखेंगे कि आपका कुछ नहीं हो सकता पॉलिटिक्स में। उस फेज़ में भी आप अगर टिकते हैं और आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली प्रभाव बढ़ेगा। आपका प्रभाव बढ़ने के बाद में जो वहाँ के वेल एस्टेब्लिश लीडर्स हैं उसको पता चलेगा कि आप यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो वो आपके ऊपर थर्ड जो फेज़ है इस पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ है, और थर्ड फेज़ है अटैकिंग। वो वेल एस्टेब्लिश लीडर्स आपके ऊपर अटैकिंग चालू करेंगे। जो उनके सोर्सेस है, कोई भी सोर्सेस है, अभी मैं समझो यूनिवर्सिटी में सर्विस कर रहा हूँ तो वो इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि ये क्या करता है, तो फिर इसका कैसा इसको रोकना चाहिए, या फैमिली बैकग्राउंड से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, या किसी और ज़रिए से इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि इसका माइनस पॉइंट क्या है, क्या वो देखेंगे। तो वो थर्ड फेज़ में आपके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे अटैकिंग होगा, अलग अलग तरीके से अटैकिंग होगा। और अगर उस फेज़ में भी अगर आप टिकते हो तो लास्ट फेज़ है एक्सेप्टेंस। वो लोग आपको एक्सपेक्ट कर लेंगे, आपको एक्सेप्ट करना चालू करेंगे, और बाकी के जो लीडर्स भी है वो भी बोलेंगे कि अभी इसके पीछे लग के कुछ फ़ायदा नहीं है,
जान दो इसको, उसका काम करने दो, हम हमारा काम करेंगे। तो सर फिर कोलैबोरेशन भी करते हैं वो लोग, क्या आपके साथ काम करेंगे वो लोग फिर? नहीं, वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे, वो हमारे साथ कंपटीशन में रहेंगे। लेकिन एक बात है कि एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये जो 4 फेज़ है, उस जो पहले 3 फेज़ है, वहाँ पे 3 फेज़ में बहुत सारे यूथ है वो हार मान जाते हैं। और कैसा है ये, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। ये ऐसा 1 महीने का, ये 6 महीने का प्रोसेस नहीं है। अभी मैंने जब स्टार्ट किया 2006 में, तो 2006 से लेके अभी 2024 है, तो आप देखो 18 साल मैं राजनीति में हूँ। ये जो 3 फेजेस है, ये 3 फेजेस से मैं गुजर चुका हूँ और बहुत सारे चैलेंजेस आए। हमने 2017 में डीएमसी का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया। लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे आशीर्वाद दिया। 7000 वोट्स हमें बीएमसी के इलेक्शन में मिले। मेरी वाइफ रश्मि, वुमेन रिजर्वेशन था और मेरी वाइफ रश्मि ने कॉन्टेस्ट किया। शी इज़ अ हाउस वाइफ, शी वॉज़ वर्किंग इन HSBC बैंक और मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी अप एंड डाउन होने की वजह से उसने वहाँ से रिज़ाइन किया था और फिर रिज़ाइन करके वो घर पे ही थी। घर पे मेरे बच्चे, मेरी मम्मी का ख्याल रख रही थी। और 2017 में जब वुमेन रिजर्वेशन हुआ तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आपको लड़ना चाहिए। और फिर मैंने भी सोचा कि हमारी औकात क्या है वो हमें पता चलनी चाहिए। लोग आपका काम रिकॉग्नाइज करते हैं या आपको डिनाई करते हैं वो भी पता चलेगा। और हमें पता चलेगा कि हमारी कैपेसिटी क्या है। वो कब पता चलेगी? जब हम इस फील्ड पे ऑन फील्ड उतरेंगे। जैसा सिंपल ऐसा कहते हैं कि जब तक कुएं में आप जम नहीं मारे तब तक कुएं की आपको जो गहराई है वो पता नहीं चलती। वैसा ही पॉलिटिक्स है, जब तक आप उतरेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगी। आपने जैसे पॉलिटिक्स के बारे में बताया, अच्छे से मुझे ये पता नहीं था कि 4 फेजेस होते हैं और इतना ज़रा डीपली चीज़ होती है। अगर अभी आप बीजेपी में हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका आगे फ्यूचर क्या है बीजेपी में? फ्यूचर के प्लान्स क्या है बीजेपी के? देखो, बीजेपी में काम शुरू करने से पहले जो हमारे माइंड में एक पहली बात आई कि आगे जाके हमको एग्जैक्टली क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमारे यूथ को क्या मिलेगा या हमारे लोगों को वहाँ पे क्या हम हमारे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहले तो अभी हमारा जो भारत देश है वो विकसनशील है जी। अभी वो विकसित भारत होने के फेज़ में है और 2047 एक लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी का काम चालू है। विकसित भारत मीन्स व्हाट? तो एक डेवलप कंट्री, एक डेवलप इंडिया, एक डेवलप भारत हमें देखने मिलेगा। देखो, हमारा आज एज 42 है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको जब वो भारत देश के बाहर जाएंगी तो एक डेवलप कंट्री से ये पर्सन आया, ये बंदा आया है और उसको जो रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो मिलेगा। आज वैसे भी आफ्टर 2014 के बाद में एक रिस्पेक्ट जो बढ़ा है भारत का अदर कंट्रीज़ में, वो तो बड़ा ही है, लेकिन डेवलप कंट्री करके जो अपना स्टेटस रहेगा वो स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लास्ट 100 ईयर्स में आफ्टर 1947 क्या हुआ उस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए आगे क्या होना चाहिए और आगे फ्यूचर में हमारा भारत देश आगे कैसा बढ़ सकता है। क्योंकि देखो, एक सिंपल थ्योरी है, अगर भारत देश बढ़ता है, उसकी इकोनॉमी बढ़ती है, तो बट ऑब्वियस वो इकोनॉमी का जो सोर्स है या उस वजह से जो डेवलपमेंट होने वाला है वो नीचे तक होने वाला है। और डेवलप कंट्री के जो क्राइटेरियाज है वो पूरे करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बाय डिफ़ॉल्ट खड़ा करना ही पड़ेगा जी सर। इसीलिए जो 2047 का जो संकल्प है, वो संकल्प में हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहे, ये एक बात हमारे दिमाग में है, मेरे दिमाग में, मेरे साथ जो टीम काम कर रही है उनके दिमाग में है। दूसरी चीज़, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जिस एरिया में मेरा जन्म हुआ, खार में, आज भी वहाँ पे
9,500 झोपड़पट्टियाँ है जो डिफेंस लैंड पे है। एक SRA प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे झोपड़पट्टियाँ है, और उस एरिया को मेरी टीम बदलना चाहते हैं। और बड़े पैमाने पे वहाँ पे एक अच्छी सुविधा लोगों को मिले, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा अवेयरनेस लोगों में आए, ऐसा हमारा एक संकल्प है। और उसके लिए हमने ये डिसीज़न लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे, क्योंकि देखो हमें लॉन्ग टर्म का सोचना है, दूर का सोचना है। हम शॉर्ट टर्म का सोचेंगे तो वो सिर्फ हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए ही सीमित रहेगा। अगर मैं हर वक्त मेरी टीम जो है, मेरी टीम में जो लोग काम करते हैं वो मुझे हर वक्त बोलते हैं कि तुझे पॉलिटिक्स में काम करने की क्या ज़रूरत है। नाउ यू आर अ क्लास 1 ऑफिसर इन वेरी रिस्पेक्टेड एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, तो तुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं हर वक्त उनको एक जवाब देता हूँ, और जो मैं मन से उनको जवाब देता हूँ कि सिर्फ आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में सोचेंगे कि बाबा हर वीकेंड में मैं अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगा, हर 6 महीने में मैं डेस्टिनेशन पे जाऊंगा फैमिली को लेके। हर पर्सन अगर यही सोचेगा तो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कौन काम करेगा। अगर मैं सोशल एक्टिविटी करके, पॉलिटिकल एक्टिविटी करके आगे बढ़ता हूँ, और मेरे ज़रिए अगर मैं 100 फैमिली या 200 फैमिली का भला करता हूँ, तो जब मेरी डेथ होगी और उस वक्त वो 200 फैमिली के लोग जब मुझे याद करेंगे, तो मैं सोचूंगा कि मेरा जो जन्म हुआ उसका सार्थक हुआ। और यही सोच दिमाग में रखे मैंने 2006 में काम स्टार्ट किया पॉलिटिक्स का। देखो हर एक का सपना होता है, हर एक लड़के का, या हर एक जो स्टार्टिंग में था, अभी तो बहुत उसमें चेंजेस हुए कि हम एजुकेशन लेंगे, हमें बैंक में या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब मिलेगा तो बस मेरा तो हो गया। हर महीने में मुझे सैलरी मिलेगी, मैं फैमिली को 6 महीने के बाद में घुमाने लेके जाऊंगा, हर वीकेंड में या हर महीने में 2 बार हम रेस्टोरेंट में, अच्छे होटल में जाके खाना खाएंगे। ये तो बहुत छोटी सोच है, ऐसा मुझे लगता है। इसके आगे हमें जाना होगा, इसके आगे यूथ को सोचना होगा। और ये क्या सोचते हैं, तो हमें हमारे समाज के लिए, हम जिस समाज में पले बड़े, जिस समाज में हम काम करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना होगा, प्रैक्टिकली काम करना होगा। ठीक है सर, आपने यूथ की बात की अभी। मेरे कॉलेजेस में भी बहुत यूथ हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ना बोलना बहुत अच्छा लगता है। वो अगर उन्हें आप एक टॉपिक दे दोगे तो वो घंटे घंटे उसके ऊपर बात करते रहेंगे। तो ये एक तरह से वहाँ के टीचर्स को, हमें भी लगता है कि ये एक पॉलिटिशियन या फिर एक लीडर की खासियत होती है। तो उन्हें और क्या क्या करना चाहिए लाइफ में कि वो एक लीडर बन सकते हैं? क्या लीडर को एक सिर्फ अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए बात करने की, या फिर उसे और चीज़ें भी चाहिए? लीडर होने के लिए पहली बात तो हार्ड वर्क करना जो है, हमारे मराठी में म्हणते कि खूब खस्ता खावे लागतात। खूब खस्ता खावे लागतात मीन्स आपको अराउंड द क्लॉक काम करना पड़ेगा। अराउंड द क्लॉक काम करना मीन्स व्हाट? अभी ऐसा बोलते कि मुझे सोशल वर्क करना है। सोशल वर्क करना है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। उनको ऐसा लगता है कि हम कोई मेडिकल कैंप लेंगे, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लेंगे तो सोशल वर्क हो गया। नहीं, आज का सोशल वर्क का जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा बदल चुका है। आपको शुरुआत आपके लोगों से ही करनी है। मीन्स व्हाट? अभी आप जिन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, जो पॉडकास्ट में आपकी टीम है, पहले तो अगर उनके ऊपर कोई आ जाती है या उनके घर में कोई आदमी हॉस्पिटलाइज होता है, देखो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा। हॉस्पिटलाइज होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे बिजी शेड्यूल में भूल जाते हैं, अरे कैसी है आपकी मम्मी, ठीक है ना। फ़ोन पे एक बार बात हुआ, 2 बार बात हुआ, अरे मम्मी का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, अभी कभी डिस्चार्ज मिलने वाला है, इतने तक वो सीमित रहता है। नहीं, वैसा नहीं। हमें वक्त निकाल के अपने फ्रेंड के मम्मी को हॉस्पिटल में जाके देखना है। और ये जो फ़ोन पे बातें होती है, वो बातें हमें वहाँ पे प्रैक्टिकली जाके करनी है। सुख में दुख में हमारे दोस्त लोगों के साथ हमें खड़े रहना है। आपका परिवार कब बढ़ेगा? आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आपका परिवार बढ़ेगा। अगर कोई संकट उन पे आता है,
अगर कोई अचानक से इंसिडेंस हुआ और उनको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, तो हम ऐसा सोचते हैं अरे बाप रे, फिर पुलिस स्टेशन में जाके कैसा फेस करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको हर एक चैलेंज को फेस करना है। पुलिस स्टेशन रहे या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रहे, आपको वहाँ पे जाके उनकी मदद करनी है। और मदद मीन्स, हेल्प मीन्स व्हाट, आप अगर किसी को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, डजेंट मैटर, लेकिन आप उसके साथ में फिजिकली खड़े होते हैं तो उसको एक मॉरल सपोर्ट मिलता है कि मेरे साथ में मेरा दोस्त है राहुल है, तो मैं उसको एक मेंटली पीस मिलता है कि बाबा चलो ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ में है कोई ना कोई, भले उसमें कितना भी वक्त लगे। एक आधा इंसिडेंस घड़ा और पुलिस स्टेशन में आप गए, अब ये आपको पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पता चला, आप शाम को 7 बजे वहाँ पे पहुँचे, आपको पुलिस स्टेशन में जाके पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा मैटर खींचने वाला है, बढ़ने वाला है, रात को 12 भी बजेगा, 2 भी बजेगा, सुबह के 4 भी बजेंगे, तो आपको मेंटली ऑन द स्पॉट प्रिपेयर होना है उसके लिए। और उसके लिए आपको घर में बताना है इमीडिएटली कि मुझे सुबह 5 भी बजेगा, लेकिन मैं ये पूरा जो है वो ख़त्म करके ही आऊँगा। आप लास्ट तक अपने लोगों के साथ में खड़े रहो, आपके लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे। जी सर, ठीक है सर। हमारा एक कंपटीशन होता है, एक तरह से चीज़ होती है कि हमें सामने वाले इंसान को जानना है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसमें हम आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोचते हो। इसलिए आपको एक वर्ड देंगे, उसके बारे में आपको हमें बताना है। पॉलिटिक्स, आप क्या सोचते हो पॉलिटिक्स के बारे में? पॉलिटिक्स ये एक ऐसा ज़रिया है जिस ज़रिया का हम यूज़ करके हमारे सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स, बदलाव ला सकते हैं। और जो हमारे मन में सोसाइटी के लिए है, जो अपने लोग हैं, हमारे दोस्त लोग रहेंगे, हमारे सहकारी रहेंगे, जो पिछले वर्ग के हैं वो रहेंगे, या जिन्होंने आज तक जो हायर एजुकेशन है वो सोचा भी नहीं है, वो लोग रहेंगे। उनके लिए हम बहुत बड़ा एक काम खड़ा कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स ये एक ऐसा ज़रिया है जो कॉमन पीपल है, जो सर्वसामान्य लोग हैं, जिनको ऐसे लगता है कि पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में हमारा कोई सुनता नहीं है जी। या बीएमसी में जाने के बाद में हमारा कोई सुनता नहीं है, या मंत्रालय, म्हाडा, एसआरए यहाँ पे जाने के बाद में हमें न्याय मिलता नहीं है। तो अगर सच में आपको कुछ काम करना है सोशल फील्ड में, तो पॉलिटिक्स एक ऐसा ज़रिया है जो कॉमन पीपल को आप जस्टिस दे सकते हैं। उनका आवाज़ बन के आप खड़े हो सकते हैं, और उनका आवाज़ बन के आप उनको जो एक्सपेक्टेड है ये गवर्नमेंट मशीनरी से, वो आप उनके लिए कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी। एजुकेशन, एजुकेशन ये अभी एक स्टीरियोटाइप काम हुआ है। स्टीरियोटाइप मीन्स हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में बताया जाता है कि एसएससी के बाद में ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद में इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर या कॉमर्स या मेडिकल। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, और एजुकेशन के साथ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे हैं कि यूथ ने वो करना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके साथ में अगर आपको सोशली, पॉलिटिकली लोगों को कनेक्ट करना है, तो आपको एनजीओ के थ्रू या किसी संस्था के थ्रू या किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, जिस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा आपको पसंद है, उसके थ्रू आपको सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा फ्यूचर में। हर एक जन ऐसा अगर सोचेगा कि मैं तो एजुकेटेड हुआ, मुझे क्या है, मैं तो अभी मेरा फैमिली का और मेरा देख लूँगा, तो 99% लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो सिर्फ 1% लोग सोसाइटी के लिए कितना काम करेंगे। जी सर। तो ये जो परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए मुझे लगता है, और ये 1% से लेकर 10%, 20% होना चाहिए। सिर्फ हम वीकेंड का सोचेंगे कि हर सैटरडे हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, किसी अच्छे पब में जाके गाना सुनेंगे, तो दिस इज़ नॉट डन। ये बदलाव लाना ज़रूरी है। बीजेपी, आप क्या सोचते हो बीजेपी के बारे में? क्या फ्यूचर है और कितना क्रिटिसिज्म वो सुनते हैं?
और कितनी गलत गलत बातें बताई जाती हैं कि आज की जो पार्टी है, जो लीडिंग पार्टी है, वो बहुत गलत काम कर रही है। आप क्या सोचते हैं बीजेपी के बारे में? देखिए, पहली बात तो मैं ये एक ज़रूर कहूँगा कि लास्ट 10 ईयर्स में आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि एक भी स्कैम या एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी के पार्टी के ऊपर हुआ नहीं है जी। आरोप होने के बाद में जो प्रूव होना चाहिए, आरोप तो ऐसे रैंडमली बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो प्रूव होना चाहिए वो प्रूव नहीं हुआ है। इनमें इस पार्टी में एक नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म और एक देश का जज्बा दिखता है। आज पाकिस्तान हो या चाइना हो, ऐसे जो देश है, हमारे नेबर कंट्री है, उस नेबर कंट्री में भी जो भारत देश का एक अस्तित्व बढ़ा है, एक सामर्थ्य बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बढ़ा है, ऐसा मुझे लगता है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने कहा बहुत सारी ट्रोलिंग होती है या नेगेटिव बातें होती है। इस पार्टी में मैंने देखा है कि जो नेगेटिव बातें करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, एलिगेशंस करते हैं, उनको जवाब देने के लिए इस पार्टी में जो लीडर्स है वो टाइम अपना वेस्ट नहीं करते, तो अपना टाइम वो लोगों के लिए, समाज के लिए यूटिलाइज करते हैं और काम करते रहते हैं, सिर्फ काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और ग्राउंड पे काम करते हैं। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ नेगेटिव बातों में हमको बिजी करेंगे तो समाज के लिए कब काम करेंगे? जी ठीक है सर, ये ऑप्शनल था, आपने बोला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी जो अभी वो जिस रैली में निकले हैं, भारत जोड़ो, आज जो भी है वो भारत जोड़ रहे हैं अभी, तो आप क्या सोचते हो कि वो कैसे लीडर हैं, कैसे इंसान हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में मैंने उनके कुछ स्पीच सुने। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण की जो मर्यादा है वो बढ़ाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ओबीसी का जनगणना है वो हम करेंगे। देखो, आप देश को एक संग रखना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, या ये ओबीसी है, ये जाट समाज का है, ये ठाकुर समाज का है, ये ब्राह्मण समाज का है, ऐसा करके आप लोगों को तोड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है। और उसमें समाज एक साथ नहीं आ रहा है, तो समाज बिखर रहा है उनकी स्पीच के वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैं तो एक सर्वसामान्य छोटा कार्यकर्ता हूँ, इतने बड़े लीडर के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो ग्राउंड रियलिटी है वो देखनी चाहिए। आज यूथ जो है वो उनके साथ नहीं है और ये सिचुएशन उन्होंने एक्सेप्ट करनी चाहिए। लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए। और इलेक्शन आने के बाद में आप भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे और बाकी इलेक्शन होने के बाद में 5 साल आप विदेश यात्रा निकालेंगे, तो उससे तो कुछ मुझे लगता है वर्कआउट नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, पॉलिटिक्स में आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, अराउंड द क्लॉक काम करना है। रात को 12 बजे के बाद भी आपका फ़ोन चालू रहना चाहिए। और ठीक है, बिजी शेड्यूल में एक आधा कॉल आप रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद में आपने उनको सामने से कॉल भी करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो होती नहीं है। एक क्वालिटी की होती है, लीडर की क्वालिटी। एक लीडर क्वालिटी यही होती है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है लोगों को, और सिर्फ इलेक्शन के टाइम आप लोगों को रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो वर्कआउट नहीं होगा। आप फिर 2024, फिर 2029, उसके बाद में फिर 2034-33 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर राहुल गांधी ऐसे लीडर रहेंगे फेस पे, तो मुझे लगता है सालों साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रहेगी। ठीक है सर, यही था पॉडकास्ट। आपको हमने बहुत अच्छे से जाना और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। थैंक यू।